हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए एक कोट्स लेके आए हैं। सुनिएगा कोट्स क्या है। गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, इन गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, समझौता हर हालात में करना नहीं चाहिए। इन गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, समझौता हर हालात में करना नहीं चाहिए। ये लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, ये लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, बस आंखों का ख्वाब मरना नहीं चाहिए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जितना भी कंटेंट है सब आपको मिलते रहे समय पर। ठीक है, चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हर दिन की तरह आज भी थोड़ा सा प्रीव्यू लेंगे, मतलब पीछे का क्या पढ़े हैं थोड़ा सा प्रीव्यू लेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तक हमने जो भी पढ़ा उसका प्रीव्यू, पूरा का प्रीव्यू नहीं लेंगे, बस पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर आगे के बारे में चलते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किए थे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पिछला क्लास में हम लोग यही स्टार्ट किए थे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग को 4 ऑर्गेनेल पढ़ना है। कितना ऑर्गेनेल पढ़ना है? 4। पहला हम लोग को पढ़ना था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER शॉर्ट में लिखते हैं, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कंप्लीट है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस ये आज पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है लाइसोसोम्स, फिर पढ़ना है वैक्यूल। ये चारों पढ़ना था हम लोग को इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, जिसमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा बता दें। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और कहाँ? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग 2 तरह के पढ़े थे। एक था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR जिसको लिख रहे हैं, और एक था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER लिख रहे थे। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उस पे ये मान लीजिए कि ये हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए हैं, तो इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। बट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा। देखिए जैसे यहाँ पे राइबोसोम दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। यही राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण इसको रफ इंडोप्लाज्मिक कह रहे थे। और यहाँ पे चूंकि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इसीलिए इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों का काम था कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किसको फॉर्मेशन करेगा? ये लिपिड बनाएगा। ये किसका सिंथेसिस करेगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करेगा, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। बस इतना ही पढ़े थे और कुछ नहीं पढ़े थे ज़्यादा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करेगा, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, बस आज इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। उसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे, वैक्यूल पढ़ेंगे। आज तीनों खत्म हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल तीनों आज के लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए गोल्जी एपरेटस से। चलो स्टार्ट करते हैं। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये क्या है? चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आने का मतलब है कि चारों का चारों जो ऑर्गेनल है, चारों का चारों जो ऑर्गेनल है, चारों ऑर्गेनल्स का वर्क कोऑर्डिनेटेड होगा, चारों ऑर्गेनल्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस जो है इसका काम जस्ट उसके बाद आएगा। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम कर दिया, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कर दिया, उसके बाद प्रोटीन और लिपिड कहाँ चला आता है? गोल्जी एपरेटस में चला आता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गोल्जी एपरेटस का डिस्कवरी किसने किया था। गोल्जी एपरेटस का डिस्कवरी किया था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो
गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था कब? 1898 ईस्वी में। ये जो गोल्जी एपरेटस है ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होता है। सर न्यूक्लियस के पास में तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगल बगल में ये प्रेजेंट होता है। कौन? गोल्जी एपरेटस। क्यों? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सामान बना है उसका मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग यहीं पे होता है, ठीक है, इसीलिए ये उसके पास में ही रहता है। ये है क्या? डेंसली स्टेन्ड। डेंसली स्टेन्ड कहने का मतलब, स्टेन्ड मतलब होता है कलरिंग, डेंसली कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, डेंसली कहने का मतलब बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेन्ड स्ट्रक्चर था, इसीलिए इसका डिस्कवरी जो है ना, इसका डिस्कवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह के डिस्कवरी से पहले हो गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। अच्छा, इसका डिस्कवरी कहाँ किया गया था? इसका डिस्कवरी ना एक न्यूरॉन सेल में किया गया था। इसका डिस्कवरी कौन से सेल में हुआ था? न्यूरॉन सेल में, ठीक है, न्यूरॉन सेल में हुआ था इसका डिस्कवरी। और किसके द्वारा किया गया था? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कब? 1898 में। ये कैसा स्ट्रक्चर है? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है। रेटिकुलेट का मतलब फिर से अभी कल बताए थे, रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क। ये भी नेटवर्क जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका एक फिगर बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का होता है। इसमें दो साइड होता है, दो साइड होता है, एक होता है कॉन्केव साइड और एक होता है कॉन्वेक्स साइड। ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स साइड है और ये वाला जो है ये कैसा साइड है? कॉन्केव। और यहाँ पे हर एक जो वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। यहाँ पे यही याद रखना है कि ये यहाँ पे दो मतलब कि साइड होता है, एक कॉन्वेक्स साइड होता है और एक कॉन्केव साइड होता है। हर एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ कॉन्वेक्स इधर है और कॉन्केव इधर है, हर एक सिस्टर्ने का एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉन्केव होगा। कॉन्वेक्स वाले को हम लोग कहते हैं सिस फेस, कॉन्वेक्स वाले को क्या बोलते हैं? सिस फेस बोलते हैं, सॉरी सिस बोल रहा है, फॉर्मिंग फेस। इसको कॉन्वेक्स सिस बोलते हैं, इधर वाले को कॉन्वेक्स सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। और इसको कॉन्केव सिस बोलते हैं, ट्रांस, कॉन्केव ट्रांस, कॉन्केव ट्रांस बोलते हैं इसको, या इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस, ठीक है। हर एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। और हर सिस्टर्ने में एक कॉन्वेक्स सिस होगा और एक कॉन्केव ट्रांस होगा। हर एक सिस्टर्ने में कॉन्वेक्स सिस होगा और कॉन्केव ट्रांस होगा। जैसे इस सिस्टर्ने का बात करें, इस वाले सिस्टर्ने का, तो इसका एक कॉन्वेक्स सिस है, इसका एक कॉन्केव ट्रांस भी होगा, ठीक है। और इसमें ये जो होता है कॉन्वेक्स सिस जो होता है, ये वाला फॉर्मिंग फेस जो होता है, ये किधर होता है? टुवार्ड्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस, या कह दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो न्यूक्लियस की तरफ ही है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है ये वाला जो फेस होता है मैच्योरिंग फेस, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से दूर होता है। तो मान ले हम यहाँ पे न्यूक्लियस बना दें, यहाँ पे कहीं पे कहाँ बना है, यहाँ बनाते हैं, ये न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस बनाया है, तो इसके पास ये होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और यहाँ पे एक वेसिकल जैसा इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, इधर भी वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर निकला होता है, इस तरह के, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो मटेरियल बनेगा, मान लो ये क्या है? ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, फॉर्म लिपिड, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होगा। तो ये लिपिड कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। ये लिपिड कहाँ चलाएगा, सिस फॉर्मिंग फेस के थ्रू ये लिपिड जो है कहाँ इंटर कर जाएगा, ये इंटर कर जाएगा गोल्जी एपरेटस में। ये स्ट्रक्चर समझ में आया है, बस ये स्ट्रक्चर समझो, गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसका फंक्शन पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, इसका मेनली 3 फंक्शन होता है। कौन कौन सा, एक पैकेजिंग वाला, एक होता है मैन्युफैक्चर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन, और तीसरा होता है डिलीवर द मटेरियल्स इनटू और आउटसाइड द सेल। इसका मेनली 3 काम है, 3 फंक्शन है। इसका गोल्जी एपरेटस का 3 फंक्शन है। ये मटेरियल्स को पैकेजिंग करेगा, मटेरियल्स का पैकेजिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। मटेरियल्स में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, कौन से मटेरियल्स में, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल बना है लिपिड और प्रोटीन, उसका अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो उसका मॉडिफिकेशन भी करेगा। और डिलीवरी करेगा मटेरियल्स को, या सेल के अंदर ही उस मटेरियल का जरूरत है जो इसमें पैकेजिंग हुआ है या जिसका मॉडिफिकेशन किया है, उस मटेरियल को ये डिलीवर भी करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये डिलीवर करने के लिए किसी और को देगा, ये खुद ही पैकेजिंग करेगा, खुद ही मॉडिफिकेशन करेगा और खुद ही डिलीवर करेगा। इसको ना कुछ ऐसे समझो, पूरे सेल को ना एक फैक्ट्री की तरह समझो। अगर एक एग्जांपल लेके समझाना चाहें तो पूरे सेल को एक फैक्ट्री की तरह समझो, ठीक है। और उस फैक्ट्री में हम लोग जो 4 ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं ना, 4 ऑर्गेनल, उस ऑर्गेनल को उस फैक्ट्री का मशीन समझो। सेल एक फैक्ट्री है और वो 4 ऑर्गेनल जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, उन 4 ऑर्गेनल्स को क्या समझो, उस फैक्ट्री का मशीन, ठीक है। तो ये सेल है हमारा फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में हमारा ये एक मशीन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होगा, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होगा ये गोल्जी एपरेटस। अच्छे से नहीं बनाया है, हमको पता है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और कुछ लाइसोजोम होगा। लाइसोजोम जो है ना, लाइसोजोम का फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस ही करता है, अभी थोड़ा देर में पढ़ते हैं। और ये है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल का फॉर्मेशन भी गोल्जी एपरेटस के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक मशीन है। इस मशीन में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इस मशीन में सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इसमें मशीन में चीज़ें बन रही है। अब इन चीज़ों का पैकेजिंग करने का काम, ये चीज़ यहाँ पे बना, किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना। बनने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, बनने के बाद पहुँचेगा गोल्जी एपरेटस में। क्यों, क्योंकि अभी बना है, उसको मार्केट तक अगर भेजना है, मार्केट तक जहाँ भी ज़रूरत है, मार्केट में या फिर कंपनी में ही ज़रूरत है, तो उसको भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये गोल्जी एपरेटस में क्या होगा, उसका पैकेजिंग होगा। या यदि उस प्रोडक्शन में जो चीज़ बना है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ उसमें लगाना है या कुछ उसमें से निकालना है, तो उसमें भी वो भी यहीं पे हो जाएगा, किसमें, गोल्जी एपरेटस में। मतलब मॉडिफिकेशन भी इसमें हो जाएगा, मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा। और जिसको अब भेजना है, इसको अब भेजना है, मान लो कि सेल के अंदर ही इसका जरूरत है तो इनसाइड सेल रहेगा, या सेल के बाहर इसका जरूरत है तो सेल के बाहर भी भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, मतलब कि मटेरियल जो है, मटेरियल इसमें इंटर कहाँ से करेगा, मटेरियल जो है इसमें इंटर कहाँ से करेगा, मटेरियल इंटर करेगा कॉन्वेक्स सिस से, और मटेरियल यहाँ से एग्जिट करेगा वो कहाँ, कॉनकेव ट्रांस से। इतना समझ में आया है। तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो अंदर में भी डिलीवर कर सकता है, मटेरियल को सेल के बाहर भी भेज सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं डिलीवर द मटेरियल्स इनटू और आउटसाइड द सिंक। सेल के अंदर भी डिलीवर करेगा और सेल के बाहर भी भेजेगा। समझ में आया इतना। बात रही इसका लाइसोसोम और वैक्यूल का। ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम, और ये वैक्यूल। इन दोनों को आगे पढ़ते हैं। लाइसोसोम और वैक्यूल ये दोनों भी इसी से बनता है। किससे बनता है, गोल्जी एपरेटस से। अच्छा, इसके आसपास में बहुत सारा इस तरह का वेसिकल्स बनाया हुआ रहता है, बहुत सारा वेसिकल्स बनाया हुआ रहता है। ये क्या है, छोटा छोटा वेसिकल्स। ये वेसिकल कुछ नहीं है, बस ये गोल्जी एपरेटस जो है अपने अंदर जो पैकेजिंग करता है वो पैकेजिंग किसके फॉर्म में करता है, वेसिकल्स के फॉर्म में करता है।
गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग किसके फॉर्म में करता है? वेसिकल्स के फॉर्म में। इतना नोट कीजिए। उसके बाद फंक्शन को एक और थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताते हैं, नोट करो इतना। उधर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, दिख रहा? चलो मिटाएं इसको। हो गया नोट? नोट डाउन कर लिए हो? इसको नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते हो, बट इधर वाला नोट करो, गोल्जी एपरेटस जो हमारा टॉपिक था। चलो अब देख लेते हैं फंक्शन इसका, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। पहला फंक्शन क्या बताएं? पहला फंक्शन बताएं इसका पैकेजिंग। पैकेजिंग की जगह मॉडिफिकेशन कर दे, पहले मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन देखो, मॉडिफिकेशन जो है, मॉडिफिकेशन में ये कुछ नहीं करता, बस कुछ कुछ चीज़ों को ऐड करने का काम करता है या फिर रिमूव करने का भी काम करता है, बट एनसीईआरटी उतना बताया नहीं है कि मॉडिफिकेशन में कितना कितना काम करता है। बस दो चीज़ बताया है मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन में ये बताया है कि यहाँ जो आया हुआ प्रोटीन है, यहाँ पे जो आया हुआ प्रोटीन है या जो आया हुआ लिपिड है उसमें ये शुगर ऐड करने का काम करता है, इसमें ये शुगर ऐड करने का काम करता है, या कभी कभी प्रोटीन और लिपिड को भी एक साथ ऐड कर लेता है। ठीक है, तो ये जब प्रोटीन और शुगर को ऐड करेगा तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ये पहले ही बताए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड शुगर के लिए यूज किया गया है, शुगर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ग्लाइको। और यहाँ पे प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। चूंकि लिपिड और प्रोटीन जुड़ा है तो इसीलिए इसको लाइपोप्रोटीन बोल देंगे। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये बना कैसे? प्रोटीन में शुगर ऐड कर दिया, लिपिड में शुगर ऐड कर दिया। प्रोटीन में शुगर ऐड किया तो ग्लाइकोप्रोटीन बना, लिपिड में शुगर ऐड किया तो ग्लाइकोलिपिड बना, प्रोटीन को लिपिड से ऐड कर दिया तो लाइपोप्रोटीन बन गया। तो ये सब काम होता है किसका? गोल्जी एपरेटस का। ठीक है, दूसरा काम है, अच्छा ये पता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इन दोनों के लिए मेजर साइट लिखा है, मेजर साइट, इन दोनों के लिए मेजर साइट है, मतलब मेजर साइट इज गोल्जी एपरेटस। एनसीईआरटी में पीछे में एक लाइन लिखा है, पीछे में नहीं मतलब कि इसी टॉपिक के जो दूसरा पैराग्राफ या पहला पैराग्राफ है वहां पे लिखा है कि गोल्जी एपरेटस जो है, गोल्जी एपरेटस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का मेजर साइट है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस का मेजर साइट है कौन? गोल्जी एपरेटस। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2011 में, AIPMT 2011 जब हुआ था तो उसमें पूछा था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो मेजर सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है वो? गोल्जी एपरेटस में। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस किसका? इन दोनों का। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इज गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दूसरा इसका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग का मीनिंग, पैकेजिंग मैनेज कर लेना, पैकेजिंग का मीनिंग। पैकेजिंग करता है ये मटेरियल्स को पैक करने का काम करता है। मतलब मान लो कि ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, ग्लाइकोलिपिड बनाया, या फिर लाइपोप्रोटीन बनाया, या फिर कुछ भी बनाया हो तो उसको पैक करके भेजेगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना कि बनाया और भेज दिया बिना पैक किए हुए। मान लो कि किसी फैक्ट्री में बिस्कुट बन रहा है तो बिस्कुट को ऐसा ही थोड़ी ना कि बनाया और बिस्कुट को मार्केट में भेज दिया। उसको पहले क्या करता है? पैकेजिंग करता है, उसके बाद ना मार्केट में भेजता है। तो इसीलिए ये भी क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा। इसी तरह से जो भी ये मटेरियल्स में मॉडिफिकेशन क्या है या जो भी इसके पास मटेरियल आया है उसका क्या करेगा? पहले पैकेजिंग करेगा। किसके फॉर्म में करता है ये पैकेजिंग? पैकिंग मटेरियल्स इन द
फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में। वेसिकल क्या होता है? छोटा छोटा सा मतलब गोला, मतलब कि समझो ना, वेसिकल क्या होता है? कैप्सूल के जैसा छोटा छोटा सा, ठीक है। उसी के फॉर्म में ये क्या करता है? मटेरियल्स को पैक कर देता है। फिर क्या करेगा? डिलीवर या ट्रांसपोर्ट बोल लो, तो क्या करता है? डिलीवर मटेरियल्स इनसाइड और आउटसाइड टू द सेल, या तो सेल के अंदर ही डिलीवर कर देगा या फिर सेल के बाहर डिलीवर करेगा। अगर मतलब चीज़ों को सेल का अंदर ही जरूरत है तो सेल के अंदर ही डिलीवर कर देगा, और अगर चीज़ों को सेल के बाहर जाने का जरूरत है तो सेल के बाहर भी भेज देगा, ठीक है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है ना, सेल के अंदर कभी कभी सेल के अंदर कुछ गलत चीज़ भी बन जाता है, या कुछ फालतू चीज़ भी बन जाता है, या फिर कोई चीज़ खराब होने लगता है, तो उसको भी खत्म करने के लिए, उसको भी साफ करने के लिए, जो गलत चीज़ बन गया है उसको खत्म करने के लिए, या फिर कोई चीज़ खराब हो गया है उसको साफ करने के लिए भी क्या कहाँ बनता है चीज़? वो भी बनता है किसके अंदर? गोल्जी एपरेटस के अंदर। और वो क्या चीज़ होता है? वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। इतना नोट कीजिए इसका फंक्शन। अब इसके बाद लाइसोसोम पे आते हैं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, मिटाएं इसको। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, नोट्स बनना जरूरी है। सुनो, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अब पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ने वाले? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं आज पता चल जाएगा कि इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। बस सुनते आ रहे हैं बचपन से कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, बट कहते क्यों हैं ये अभी पता चल जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल, अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि इसका फॉर्मेशन जो है गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। वही गोल्जी एपरेटस जब चीज़ों को पैकेजिंग कर रहा होता है ना, गोल्जी एपरेटस जब चीज़ों का पैकेजिंग कर रहा होता है मटेरियल्स का, तो उसी समय पे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इट फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ये कब बनता है? जब गोल्जी एपरेटस में कौन सा प्रोसेस, पैकेजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय पे ये लाइसोसोम बनता है, ठीक है। लाइसोसोम बनता है। ये लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल types of hydrolytic enzyme are present, like lipases, proteases, carbohydrases and nucleases। ये है क्या? देखो करें कि इसमें मतलब कि लगभग सारे प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सर ये नया बड़ा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, एक तरह का केमिकल होता है जो रिएक्शंस करने में काम करता है। बट ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है सर? ये नहीं पढ़े कभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है। ये वैसे अगले चैप्टर में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स वाला में, एंजाइम के प्रकार, ठीक है। बट यहाँ पे समझो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है। लिटिक वर्ड या लाइसिस वर्ड तुम लोग को बताए हैं। लाइसिस, कौन सा वर्ड? लाइसिस।
या इसी को लिखो लिटिक, लाइटिक या लाइसिस, लाइटिक या लाइसिस। इसका मतलब हम बताए हैं ब्रेकडाउन, इसका मतलब क्या बताए हैं? ब्रेकडाउन, टूटना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है सर? वाटर और टूटना, पानी का टूटना हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं। पानी के प्रेजेंस में किसी चीज को अगर कोई एंजाइम तोड़ दे, पानी के प्रेजेंस में अगर किसी चीज को कोई एंजाइम तोड़ दे तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हाँ, चलो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इसमें हम एक ऐसा एंजाइम डाले हैं, इसको हम पानी में डाल के रखें, इसको हम पानी में डाल के रखें, या इस पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसमें हम कोई एंजाइम डाले हैं, तो ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये किसके प्रेजेंस में हुआ? वाटर के प्रेजेंस में कोई एंजाइम डाले हैं जिसके वजह से ये ब्रेक हो गया, तो वो एंजाइम को क्या बोलेंगे? उस एंजाइम को बोलेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? जो किसी भी मटेरियल को वाटर के प्रेजेंस में तोड़ दे उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज और न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज में दो तरह का होता है, डीएनएज या डीएनएज एंड आरएनएज, आरएनएज। ये दो तरह का न्यूक्लियस होता है, डीएनएज और आरएनएज। तो मतलब कि जितने भी प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ना, जितने भी प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो लगभग लाइसोजोम में प्रेजेंट होगा ही होगा। लाइसोजोम को एक थैला की तरह समझो, लाइसोजोम को क्या समझो? एक थैला की तरह, वेसिकल की तरह। वैसे वेसिकल ही होता है, जैसे पैकेजिंग होता है ना गोल्जी एपरेटस में, वेसिकल की तरह, ऐसे समझो। ये वेसिकल है, ये वेसिकल्स है। तो इसी तरह का लाइसोजोम भी होगा वेसिकल्स की तरह। और इसमें ये जो प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे प्रकार का एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम करेगा क्या? चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। वैसे तोड़ने के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिंग का वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन की जगह पे डाइजेस्ट वर्ड का यूज करते हैं हम लोग बायोलॉजी में। तो मान लो, अच्छा और भी क्या बताया गया है कि इसमें लगभग 40 प्रकार का, मतलब ये तो यहाँ पे तो एक ही प्रकार का बताया गया ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में बस इतना ही बताया गया, 1 2 3 4 प्रकार का एंजाइम बताया गया। लेकिन इसमें लगभग कितना प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? लगभग 40 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अबाउट 40 काइंड ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम सर, इतना सारा एंजाइम का काम क्या होता है? इसमें इतना सारा एंजाइम का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है अभी बता रहे हैं। इसका काम होता है, जैसे मान लो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि गोल्जी ऑपरेटर जो है कुछ गलत चीज़ें बना देता है, कभी कभी सेल में कुछ गलत चीज़ें भी बन जाती है। तो उन गलत चीज़ों को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किसी का आवश्यकता होगा। तो वो कौन होता है? वो होता है लाइसोसोम के अंदर जो पाया जाने वाला एंजाइम। जैसे मान लो कि ये सेल के अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर ये जो है कुछ गलत चीज़ बन गया, या फिर सेल के अंदर ये कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर कर गया। तो ये क्या करेगा? या तो इसको इंगल्फ कर लेगा, या तो इसको अपने अंदर इंगल्फ कर देगा, या फिर यहाँ से कुछ एंजाइम इस पर छिड़क देगा, ओम भूर्भुव स्वाहा, कुछ एंजाइम यहाँ से छिड़क देगा और ये खत्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। मतलब कि ये डाइजेस्ट हो जाएगा उस एंजाइम के द्वारा, टूट फूट के ये बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। या तो लाइसोसोम इसको निगल लेगा, लाइसोसोम इसको अपने अंदर डाल लेगा। जब अपने अंदर डालेगा तो इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट है, अपने अंदर डालेगा तो इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट है, और ये इस एंजाइम के कारण ये टूट फूट के स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। या फिर ये कोई सेल के अंदर ही कोई गलत चीज़ बन गया है, ये बनना नहीं चाहिए था बट बन गया है, तो अब इसका खत्म कैसे किया जाए, इसको डाइजेस्ट कैसे किया जाए? तो ये भी क्या करेगा, इस पर ये एंजाइम छिड़क देगा। इस एंजाइम के कारण, चूंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो इसको तोड़ फोड़ के खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? अब मान लो सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो खराब होने लगा, मतलब कि अब इमैच्योर मतलब कि बूढ़ा हो गया है, ओल्ड एज हो गया है,
अब खराब होने लगा है, तो क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को भी ये निकल जाएगा। अब मान लो कि अब सेल के अंदर ही मतलब कि सेल ही पूरा खराब होने लगा है, सेल ही पूरा डैमेज हो गया है, या सेल फिर वो लोग अनकंट्रोल्ड हो गया, सेल जो है प्रॉपर फंक्शन अब नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो लाइसोजोम है, वैसे एक लाइसोजोम नहीं बहुत सारे लाइसोजोम प्रेजेंट होते हैं सेल, एक सेल के अंदर, तो ये लाइसोजोम क्या होगा, फट जाएगा, लाइसोजोम फट जाएगा, और लाइसोजोम के फटने की वजह से यहाँ से सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाएंगे, जिसके वजह से सेल के अंदर जितने भी चीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्या, इसीलिए बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ऐसे नहीं कि मतलब कि कभी भी फट जाता है सेल मर जाए, ऐसा नहीं, सेल जब अनफंक्शनल हो जाता है या फिर सेल जब अच्छे से काम नहीं करता है तब क्या करता है, तब ये फट जाता है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, इसमें जो एंजाइम का नाम बताए हैं उसका काम क्या है, एंजाइम का नाम वैसे तो आप बता ही दिए हैं कि काम उसका ब्रेक डाउन करना है, बट कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करेगा इसके बारे में भी तो बताइए। तो यहाँ पे ये लाइपेज लिखा हुआ है, लाइपेज, लाइपेज वर्ड लिपिड से आ रहा है। अब तुमको देखो एंजाइम को कैसे पहचानना है, एक बात बताते हैं एंजाइम को कैसे पहचानना है, जिसके लास्ट में भी ASE लगा है, बायोलॉजी में जितना पढ़ोगे जिसके लास्ट में भी ASE लगा है, ASE, उसका मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसके लास्ट में भी ASE लगा है उसको क्या बोल रहे हैं, ये मतलब कि वो एंजाइम का बात किया जा रहा है। एंजाइम के लास्ट में क्या होता है, ASE होता है, जैसे देख लो लाइपेज, एस बाद में क्यों लगाएं, क्योंकि बहुत सारा होगा ना इसलिए एस लगाएं, लाइपेजेज, वैसे तो ASE पढ़े, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज में भी कौन, DNAज, RNAज, जिसके लास्ट में भी ASE मिले बायोलॉजिकल वर्ड में, उसका मतलब क्या, वो किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, एंजाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे लाइपेज, लाइपेज LIP, इसका मतलब क्या, लिपिड, इसका मतलब क्या, लिपिड, और एज का मतलब क्या, एंजाइम, मतलब ये ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम है, तो लाइपेज जो है वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे लिख लें लाइपेज, डाइजेस्ट, बोले ना ब्रेक डाउन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डाइजेस्ट, किसको, डाइजेस्ट लिपिड। प्रोटीएज, प्रोटीएज किसका डाइजेशन करेगा, बोलो, अब तो तुम लोग समझ गए होगे, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज, ये किसका ब्रेकडाउन करेगा, ये ब्रेकडाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और क्या क्या बना, क्या क्या बचा, डीएनए जो है, डीएनए यहीं पे लिख देते हैं, डीएनए का डाइजेशन करेगा, आरएनए जो है ये किसका डाइजेशन करेगा, आरएनए का, ये किसका डाइजेशन करेगा, आरएनए का। सिंपल, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट करो इसको। सुनो, इसमें एक बात बताना भूल गया, और ये सारे जो एंजाइम्स है, जितना भी एंजाइम है इसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जितना भी, वो एसिडिक पीएच पे वर्क करेगा। ऑल एंजाइम्स वर्क ऑप्टिमल इन एट एसिडिक पीएच, और ये पीएच लगभग कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर, ये पीएच अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर होना चाहिए। अब ऑप्टिमल कहने का मतलब मैक्सिमम वर्क ये कब करेगा, ये एंजाइम मैक्सिमम वर्क किस में करेगा, जब इसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक पीएच होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ऑप्टिमल वर्क कर पाएगा। नोट करो अपना, हो गया, मिटाया जाए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वैक्यूल। वैक्यूल
वैक्यूल के साथ हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है, ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें हम लोग प्लांट के लिए ज़्यादातर पढ़ते हैं, वैक्यूल प्लांट के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट में ये जो वैक्यूल होता है ये लगभग 90% प्लांट सेल का जो वॉल्यूम का टोटल 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ये। इन प्लांट्स इट ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल के पूरे वॉल्यूम का लगभग 90% वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करता है प्लांट्स में। जैसे ये अगर प्लांट सेल बनाए, प्लांट सेल का तो सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल भी बनाना पड़ेगा, तो इतना बड़ा सिर्फ इसका मतलब कि सेल का 90% भाग क्या होता है, इसका वैक्यूल होता है, ठीक है। और बाहर का कंटेंट थोड़ा सा होता है, इसका न्यूक्लियस कहीं यहाँ कोने में छुपा हुआ होता है, न्यूक्लियस इसका कहीं कोने में है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसका ये गोल्जी एपरेटस होगा, ठीक है, इसमें ये लाइसोसोम वगैरह होगा, और भी बहुत सारे चीज़ होगा, इसमें प्लास्टिड भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। बट इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, वैक्यूल होगा। ये वैक्यूल जो प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो बना होता है टोनोप्लास्ट का, प्लांट वैक्यूल मेम्ब्रेन, ये किसका बना होता है, टोनोप्लास्ट का, मेड अप ऑफ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, एक तरह का केमिकल है। जैसे इसका सेल वॉल जो है, इसका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है, और ये बहुत सारे मटेरियल का बना होता है। उसी प्रकार से इसका जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, वो किसका बना होता है, टोनोप्लास्ट का बना होता है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लांट वैक्यूल इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ केमिकल, किसका बना होता है, टोनोप्लास्ट का बना होता है, ठीक है। जिसको ना ये वैक्यूल जो है, इसको एक डस्टबिन की तरह समझो, या फिर एक ऐसे बर्तन की तरह समझो, ऐसे सैक की तरह समझो, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर जो चीज़ फालतू हो गया है उसको वहाँ पे पैक करके रख सकते हैं, ठीक है। या फिर वो चीज़ जो सेल को ज़रूरत नहीं है उसको भी वहाँ पे पैक करके रख सकते हैं। इसको किसकी तरह समझना है, एक डस्टबिन की तरह समझना है। और इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर सैप होगा, सैप का मतलब फूड मटेरियल, सैप का मतलब क्या होता है, इसका फूड मटेरियल, प्लांट का जो फूड मटेरियल होता है, या फिर सैप कहने का मतलब क्या होता है, फूड मटेरियल। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्या क्या स्टोर होगा, सैप स्टोर होगा, वाटर स्टोर होगा, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होगा, और क्या स्टोर होगा, एमिनो एसिड स्टोर होगा। एमिनो एसिड वैसे सैप के अंदर ही आ जाता है, एमिनो एसिड जो है वो सैप नहीं आ जाता है, एमिनो एसिड नहीं लिख रहा है, हाँ। और क्या स्टोर होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल विच डू नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो सेल के लिए कोई यूजफुल नहीं है, मतलब सेल के लिए फालतू हो गया है, उस मटेरियल को भी ये स्टोर करके रखता है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज का फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन। वैक्यूल का कौन सा फंक्शन है, स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। क्या क्या स्टोर करके रखता है, सैप स्टोर करके रखता है। सैप के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक एमिनो एसिड आ जाएगा, इसका फूड मटेरियल जैसे ग्लूकोज वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सैप के अंदर वाटर को स्टोर करके रखेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है, मतलब जिसको सेल से बाहर भेजना होता है, और उस समय पे सेल उसको बाहर नहीं भेज पाता है, तो उसको कहाँ पे स्टोर कर लेता है, उसको वैक्यूल में स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो प्लांट वैक्यूल जो है, उसका मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ये मतलब कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये किसके तरह काम करता है ना, ये टोनोप्लास्ट, जैसे देखो, जैसे इसका सेल मेम्ब्रेन जो है, किसी सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है,
तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट यहाँ भी होता है। वैसे ये टोनोप्लास्ट जो होता है यहाँ पे सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि टोनोप्लास्ट के थ्रू ये टोनोप्लास्ट है, यहाँ पे कोई मटेरियल है, कम मटेरियल है और प्लांट के वैक्यूल के अंदर वो मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी इस सेल को इस मटेरियल का कोई काम नहीं है। ये जो मटेरियल है यहाँ पे, इस मटेरियल का सेल को कोई काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ अंदर में वही मटेरियल बहुत सारा भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, चूंकि सेल को कोई काम नहीं है तो फिर भी इसको इसके अंदर भेज देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, और ये टोनोप्लास्ट के थ्रू होता है। एनसीईआरटी में ये लाइन एज इट इज लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये टोनोप्लास्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके लिए एनसीईआरटी लाइन क्या लिखा है? द प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स इन प्लांट्स, लिखेंगे इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और क्या लिखा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स against the concentration gradient। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या करता है? इसमें वैक्यूल में बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस का या फिर अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है इनटू द वैक्यूल, ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल्स, ठीक है। चूंकि अब इसमें वैक्यूल के अंदर बहुत सारा चीज, मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी यहाँ पे चीजें गई है, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए या नहीं? ज्यादा तो पहले ही था, इसीलिए तो बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है ये चीजें, तो तभी तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का खपत होगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है पहले से ही, मतलब इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वैक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल मटेरियल्स इज ग्रेटर देन किसके? कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म मटेरियल। साइटोप्लाज्म के मटेरियल से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा किसका? मटेरियल का, वैक्यूल मटेरियल का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? चीज़ों को ज़बरदस्ती अंदर भेजा जा रहा है। किसके केस में? ये प्लांट के केस में होता है। किसके केस में होता है? प्लांट के केस में, ठीक है। बस वैक्यूल के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब यहाँ पे दो टाइप का एनसीईआरटी में वैक्यूल बता के रखा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक होता है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक फूड वैक्यूल है। इसको मिटाएं, नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया? देखो टाइप्स ऑफ वैक्यूल पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल, वैसे एनसीईआरटी में दो ही टाइप का बताया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक बताया है फूड वैक्यूल। दोनों पाया जा किस में जाता है? अमीबा में। दोनों किस में पाया जाएगा? अमीबा में। फूड वैक्यूल का काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ
ये सॉरी बनता कैसे है ये, फॉर्म्ड बाय द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करने से ये, फूड स्टोर करने के कारण ये बन जाता है फूड वैक्यूल, किसमें, अमीबा में। मान लो कि ये अमीबा है, अमीबा अपना खाना यहाँ पे इंगल्फ किया है, अमीबा अपना खाना यहाँ पे इंगल्फ किया है और ये खाना इस तरीके से यहाँ पे इंगल्फ करके एब्जॉर्ब किया है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड वैक्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये इसमें इसके हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब देखो कैसे ये हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है। सर ऑस्मो रेगुलेशन पहले होता क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन पहले होता क्या है, ऑस्मो वर्ड यहाँ भी आया, ऑस्मो का मतलब क्या है, यहाँ पे आयंस, आयंस या सैलिनिटी, सैलिनिटी सर ये फिर नया आ गया, सैलिनिटी का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ऑस्मो का मतलब क्या होता है, आयंस या सैलिनिटी, ऑस्मो का मतलब आयंस या सैलिनिटी, तो उसी को रेगुलेट करना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब आयंस बढ़ ना जाए घट ना जाए, उसी को मेंटेन रखना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुले मतलब कि आयंस या सैलिनिटी को कैसे मेंटेन करके रखता है। देखो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो ये कुछ इस तरह का है, ये कभी कभी इस तरह का रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये मान लो पिचका हुआ है, पिचका हुआ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो यहाँ पे मान लो कि इसके अंदर अमीबा के अंदर, ये कहाँ होगा, अमीबा के अंदर होगा, ये अमीबा, अमीबा के अंदर आयंस या सॉल्टी सब्सटेंस का नंबर बढ़ गया, मतलब ज़्यादा हो गया, आयंस ज़्यादा हो गया, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, वाटर के साथ। मान लो पानी बढ़ गया है, पानी बढ़ गया, नंबर आयन बढ़ गया, या फिर सॉल्ट बढ़ गया। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें जब आएगा तो ये फूल जाएगा, इसमें जब आएगा तो ये फूल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेंटेन हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पे ऑस्मो जो है वो रेगुलेट हो गया, ऑस्मोलिटी यहाँ पे मेंटेन हो गया। अब क्या होगा, मान लो कि ऑस्मोलिटी यहाँ पे बिगड़ने लगा, मतलब कि ज़्यादा इसमें चलाया, इसमें से यहाँ से चीज़ें ज़्यादा इसमें चलाया, तो ये क्या होता है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का, चूंकि नाम ही इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का एबिलिटी होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये फटेगा, फट के यहाँ से चीज़ें फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई चीज़ की कमी हुई होगी तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ लिखो, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, सिकुड़ने का या सिकुड़ने का इसमें एबिलिटी होता है, सिकुड़ने के कारण ये फटेगा, और फटने से यहाँ पे जो भी मटेरियल है जो यहाँ पे कमा होगा वो मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, फिर से ऑस्मोलिटी जो है वो रेगुलेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फूड वैक्यूल समझ में आ गया है। और भी होता है, एक होता है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल, ये क्या होता है, छोटे छोटे से वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल नहीं, यंग प्लांट सेल एंड यंग प्लांट सेल, एनिमल सेल या फिर यंग प्लांट सेल में ये सैप वैक्यूल छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और यही सैप वैक्यूल जो होता है प्लांट में, इन प्लांट में, ये तो यंग प्लांट में है ना, जैसे जैसे प्लांट जब बूढ़ा होते जाता है, ओल्ड होते जाता है, तो प्लांट में क्या होता है, ये सैप वैक्यूल जो है, या फिर सेल, प्लांट यंग प्लांट सेल जो बोल रहा है वो प्लांट सेल या मैच्योर होते जाता है, यंग प्लांट सेल या फिर मैच्योर प्लांट सेल बोलना चाहिए था वहाँ पे। तो वो जो यंग प्लांट सेल है वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है, ये सैप वैक्यूल जो है, ये सैप वैक्यूल ये भी मैच्योर होते जाता है, मतलब बहुत सारे सैप वैक्यूल मिलते जाते हैं, मेनी स्मॉल सैप वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होते जाता है, वो प्लांट सेल में छोटे छोटे जो सैप वैक्यूल है वो एक दूसरे से फ्यूज करते जाते हैं। मान लो कि ये छोटा छोटा सा वैक्यूल है,
ये छोटा छोटा सा वेसिकल है सेफ वैक्यूल, ठीक है। तो ये एक दूसरे से फ्यूज करते जाते हैं, ये एक दूसरे से फ्यूज करते जाते हैं और फ्यूज करते करते ये एक बड़ा सा सेफ वैक्यूल बनाते हैं। इसीलिए तो बोले प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये सेंटर में, कुछ कुछ प्लांट के केस में, कुछ कुछ प्लांट सेल के केस में ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस को होना चाहिए, और न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, साइड में चला जाता है, ठीक है। ये होता है सेफ वैक्यूल। इसमें क्या क्या इसमें स्टोर करके रखेगा, सैप स्टोर करके रखेगा। और प्लांट के केस में तो चूंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखने लगता है, ठीक है। फिर होता है एक गैस वैक्यूल होता है, कौन सा वैक्यूल, गैस वैक्यूल। उसको यहाँ पे लिखते हैं गैस वैक्यूल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में सिर्फ ये जान लो कि ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है ये। और ये पीछे पहले ही बताए हैं जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाए हैं तो वहाँ भी बताए हैं कि गैस वैक्यूल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में और कुछ भी दिया गया है, हाँ। ये जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, चूंकि ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है इसीलिए इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन इस पर नहीं होता है। नॉट बाउंड बाई एनी कॉमन मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे नया बड़ा है कॉमन मेम्ब्रेन, सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं, कॉमन मेम्ब्रेन। कॉमन मेम्ब्रेन कहने का मतलब, कॉमन मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या, कि वो वैसा मेम्ब्रेन जो कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, वैसा कोई भी मेम्ब्रेन से ये गैस वैक्यूल बाउंड नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, गैस वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, बट यूकैरियोटिक वाला कोई भी मेम्ब्रेन वहाँ पे नहीं होता है। वो जो मेम्ब्रेन होता है उस पर गैस वैक्यूल के ऊपर वो बना होता है प्रोटीन का। वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल खत्म। क्या क्या खत्म हो गया, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिए। सबसे पहले सेल कवरिंग पढ़े थे जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़े थे, और फिर अब क्या पढ़े, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनल थे, चारों ऑर्गेनल खत्म हो गए। अब इसके बाद जो भी ऑर्गेनल्स बचे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बच गया है, राइबोसोम बच गया है, न्यूक्लियस बच गया है, न्यूक्लियस के अंदर के सारा पार्ट बच गया है, माइक्रोबॉडीज बच गए, माइक्रोबॉडीज और साइटोस्केलेटन वगैरह ये सब बच गया है, सिली और फ्लैजिला बच गया। तो ये सब पढ़ेंगे अब अगले क्लास से, ठीक है। इसको एक पूरे को एक समराइज कर लें तो क्या हो जाएगा, ये सेल था, सेल का ये न्यूक्लियस से ये जुड़ा हुआ हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये गोल्गी एपरेटस और ये फिर वैक्यूल और ये फिर लाइसोसोम। देखो अब इसको समराइज करो एक साथ, सबको क्यों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखे हैं, सबका फंक्शन किस तरीके से एक जैसा है, मतलब कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, वो समझो। यहाँ पे सामान बना कहाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो आ गया कहाँ, गोल्गी एपरेटस में। वो आ गया कहाँ, मॉडिफिकेशन होने के लिए गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में मॉडिफिकेशन हुआ और उस मॉडिफिकेशन के दौरान, उस पैकेजिंग के दौरान यहाँ से जो वेसिकल बना वो कुछ वेसिकल्स किस में बदल गया, लाइसोसोम में बदल गया। लाइसोसोम के अंदर क्या है, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा क्या है, एंजाइम भरा है। और ये एंजाइम कैसा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ से आया चीज़ यहाँ पे, मान लो कि कुछ यहाँ पे गलत सलत चीज़ बन गया, मान लो कि यहाँ पे कुछ गलत सलत चीज़ बन गया। वैसे फैक्ट्री वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सेल को एक फैक्ट्री समझे हैं, इस फैक्ट्री में ये 4 प्रकार का मशीन है, फैक्ट्री में ये 4 प्रकार का मशीन है। तो एक मशीन जो है ये सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा मशीन जो है वो पैकेजिंग कर रहा है, दूसरा मशीन जो है वो मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग कर रहा है। पैकेजिंग के दौरान एक ऐसा चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, एक ऐसा चीज़ बना दे रहा है, एक ऐसा केमिकल बना दे रहा है जिससे कोई अगर गंदगी फैल गया या फिर कोई अगर सेल पे अटैक कर दिया, कोई अगर फैक्ट्री में अटैक कर दिया तो उसको मारने का काम आ जाएगा। कुछ ऐसा चीज़ भी ये गोल्गी एपरेटस बना रहा है, ठीक है। और मान लो कि गोल्गी एपरेटस किसी चीज़ को ज़्यादा बना दिया, या फिर कोई ऐसा चीज़ बन गया जो सेल को काम में ही नहीं है, सेल में उसका कोई काम ही नहीं है। सेल के लिए अगर हानिकारक है तब तो ये लाइसोसोम उसको मार देगा, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ बनाया जो हानिकारक नहीं है बट उसका कोई काम नहीं है तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखा, सबका काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है ना, सबका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए चारों को क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल, चारों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं। समझ में आया तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे से पढ़ाई कर सकें आप। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो फैल सके।
ठीक है।